मैम की 15th रैंक आपको पता है ना? नहीं पता तो जोरदार तालियां मैडम के लिए। बैठो। और मैम आपके सामने है, बाकी आप मैम से पूछ सकते हो जो भी क्वेश्चन आपको पूछने हो। कैसे लगता है exactly? थोड़ा सा कंफ्यूजन ही रहता है। ठीक है, ऑडिबल है? ओके। सभी को नमस्कार। आप सब इतनी ज़्यादा संख्या में आए हैं। मुझे जब नवीन सर ने बोला था कि यहाँ पे आके सेमिनार लेना है, तो मेरे माइंड में ये था कि इतने सारे अरे स्टूडेंट्स होंगे, अरे हमेशा सॉरी, उसी मैंने तरफ बैठे हैं। मैम का नाम निहारिका शर्मा है, मेरे गरिमा शर्मा निकल गया गलती से, तो निहारिका मैम ठीक है। कोई बात नहीं, गरिमा शर्मा जी भी है, वो मेरे से एक रैंक पहले है। तो जब सर ने बताया था कि इतने सारे स्टूडेंट्स होंगे, तो काफ़ी ऐसे मन में आ रहा था कि ठीक है, जाए नहीं जाए, क्या करें, क्योंकि हमेशा उसी तरफ बैठे हैं, हमेशा सेमिनार में अटेंड ही करा है। मैंने खुद ने यहाँ पे स्प्रिंग बोर्ड पे कई सेमिनार्स अटेंड करे थे। एंड लोगों के माइंड में ये हो सकता है कि सेमिनार में क्या होगा, क्लास ही इंपॉर्टेंट होती है। और मुझे लगता है कि कभी कभी जो हम ध्येय तय करके आते हैं कि हमें एक आरएएस बनना है, या फिर जो भी हमारा टारगेट होता है, तो हर दिन, हर तीसरे दिन, चौथे दिन हमें ये लग सकता है कि शायद हमसे नहीं हो पाएगा, क्या रीजंस है, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, सबका थोड़ी ना सिलेक्शन हो जाएगा। आवाज कैसे नहीं आ रही है? और पास आप मुझे वाला माइक दे देंगे? अभी क्लियर है? हेलो, अभी क्लियर है? आ रही है? सबसे पीछे आ रही है? आप सुनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं शायद, इसलिए सबसे पीछे बैठे हैं। बैक बेंचर क्यों बैठ बने हैं आप? ठीक है। तो सभी आप लोग अपना कोर्स ज्वाइन कर चुके हैं या फिर अभी स्टार्ट होने वाला है? ओके ओके, अभी कोई भी फाउंडेशन में ऑलरेडी नहीं है एनरोल्ड? ओके। एंड 28 से आपका नया कोर्स स्टार्ट होगा? ओके। एंड किस बैकग्राउंड से आते हैं? मोस्टली साइंस से कौन कौन है यहाँ पे? ओके, वेरी गुड। मैंने खुद ने बीटेक करी है कंप्यूटर साइंस में, एंड सब सारा इंजीनियर्स ही मिलेंगे यहाँ पे प्रिपरेशन के तौर पे भी। और आर्ट्स से? ओके, ऑलमोस्ट इक्वल। कुछ लोग क्या दोनों में हाथ उठा रहे हैं? या पता नहीं है, कंफ्यूज है। कॉमर्स से? ओके, गुड गुड। आए हैं कुछ लोग, आए हैं, वेरी गुड। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आपने अपना एक गोल तय करा है, उसके लिए आप यहाँ पे प्रेजेंट भी हुए हैं और आप अपना नया कोर्स भी ज्वाइन करने वाले हैं। सो माय बेस्ट विशेस कि आप इसको प्रॉपरली और बहुत सीरियसली, सिंसियरली इसको अटेंड करें। जो भी आपने एक फाउंडेशन बैच का, मैं आपको मीनिंग बताऊं क्या होता है। फाउंडेशन आपको प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए, तीनों स्टेजेस के लिए एक साथ में तैयार करेगा। हमें ये नहीं सोचना चाहिए हमारा प्री क्लियर होगा तब हम मेंस की तैयारी करेंगे, और या फिर होगा नहीं होगा, ऐसे नहीं करना है। तीनों की साथ में ही तैयारी चलनी चाहिए। तीनों जो स्टेजेस हैं उसमें आपके ज्ञान का ही परीक्षण होगा। हमें लगता है कि शायद इंटरव्यू में कुछ और होगा, वहाँ पे पर्सनालिटी टेस्ट, और ये पर्सनालिटी टेस्ट है, पर एक्चुअली इंटरव्यूअर ये भी देखना चाहता है कि आप वही कैंडिडेट हैं क्या जिन्होंने मेंस में अच्छे मार्क्स सिक्योर करे हैं, या जिन्होंने अच्छे से मेंस में सारे आंसर्स लिखे हैं। तो वो ये ज़रूर देखना चाहते हैं कि मतलब आपको फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी वहाँ पे पूछे जाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस भी वहाँ पे चेक करा जाएगा कि आप जब आंसर कर रहे हैं तो आपने सच में वो पढ़ के आए हैं, या बस किसी तरीके से रट के आपने कर लिया है। तो ऑन ऑल द 3 स्टेजेस, मतलब इसका मीडियम आपका अलग हो सकता है कि आपको प्री में किस तरीके से चेक किया जा रहा है या मेंस में, बट तीनों में आपके ज्ञान का ही परीक्षण है। तो तीनों स्टेजेस के लिए सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, आपने इनरोल कर लिया, वेरी गुड। अब आप 28 से अपनी क्लासेस भी अटेंड करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग से हमारा ये माइंडसेट होना चाहिए कि हम अगर छोटे छोटे टारगेट्स रखेंगे तो वो मीट करना आसान होगा। हम 1 महीने का सिलेबस एक साथ में इकट्ठा कर लेंगे तो वो हमसे नहीं हो पाएगा। अगर आपने यहाँ पे आके कोई क्लास अपनी अटेंड करी है तो शाम को उसको रिवाइज करना बहुत आसान है। एक दिन की क्लास आप रिवाइज कर लेंगे, 7 दिन का इकट्ठा कर लेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। तो एक दिन जो आप पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से यहाँ पे पढ़ें।
सब फ्रेंडशिप्स भी यहाँ पे चलती रहेगी, आप अपने इसमें भी ध्यान दें, बट एट द सेम टाइम हमें भूलना नहीं चाहिए हम यहाँ पे क्यों आए हैं। हो सकता है कुछ लोग अपनी खुद की मर्जी से नहीं आए हो सकता है पेरेंट्स ने भेज दिया हो, कोई बात नहीं, अब वो भी इसको ऐसे ही ले कि मैं खुद ही आया हूँ, है ना, ऐसे नहीं सोचें कि मुझे तो ज़बरदस्ती भेज दिया, यहाँ पे आके बस बैठना है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हम यहाँ पे आ गए हैं, सो नाउ वी शुड बी वेरी सिंसियर अबाउट इट। एटलीस्ट क्लास में जो चल रहा है उसको एकदम ध्यान से सुने। यहाँ पे क्लासेस में प्रॉपरली आपको, यू आर वेरी लकी, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। कुछ कुछ लोगों को हो सकता है कि यहाँ पे यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, जयपुर नहीं आ पाए किसी वजह से, तो उनको घर पे बैठ के खुद से पढ़ाई करनी पड़ेगी। एक गाइडेड प्रिपरेशन का मतलब होता है कि आपको कोचिंग ऑलरेडी काफ़ी जो आपका एक स्ट्रैटेजी है वो बना के दे रहा है, आपको पता है कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, बट आपको बस ये है कि नाउ यू हैव टू जस्ट गो ऑन विद दैट। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जैसे ही हम इसमें आ चुके हैं तो हम सबसे पहले अपना सिलेबस ध्यान से पढ़ेंगे। कुछ लोग सिलेबस को ही नहीं पढ़ते हैं, पेपर पढ़ रहे होते हैं, उनको नहीं पता ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है या नहीं है, इज इट अ पार्ट ऑफ द सिलेबस या फिर इसके सिलेबस से बाहर है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सिलेबस का पार्ट है कि नहीं। उसके लिए क्या ज़रूरी है, प्री का सिलेबस, मेंस का सिलेबस, हम अच्छे से उसको एक बुकलेट की तरह रखें। वो भी हमारे लिए मतलब एक ऐसी होनी चाहिए कि ये भी एक बुक है। सिलेबस में हमें एक एक टॉपिक एक पॉइंट के बाद में याद हो जाना चाहिए। बहुत ही आरपीएससी की ब्यूटी ये है कि बाहर से कुछ नहीं पूछेगा आपसे, ऐसे नहीं, कोई आपके सरप्राइजेस नहीं आएंगे लास्ट मोमेंट पे कि ये तो सिलेबस में था नहीं और अब आ गया। इतने क्लियरली टॉपिक्स उसमें दिए हुए हैं, कभी आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो सब कुछ जैसे एनसीईआरटी की हेडिंग्स होती है ना, उस तरीके से टॉपिक्स को दिया हुआ है, या फिर कोई अगर स्टैंडर्ड बुक है उसकी हेडिंग्स की तरह दिया हुआ है, तो उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम अपना सिलेबस उठा के इसको ध्यान से पढ़ें, उसको अपने पास में हमेशा रखें। हम कोई भी मटेरियल पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो या हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, हमें पता होना चाहिए कि हम अननेसेसरी न्यूज़ में अपना टाइम नहीं गंवाएं। तो सबसे पहले सिलेबस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको लर्न ही कर लो, बेटर है। 4-5 बार उसको पढ़ लो, उसको हमेशा अपने पास में रखो। एक छोटी डायरी मेंटेन करो कि हम इसके अंदर उसमें से नोट डाउन करते जाएं। एंड उसके बाद हम अपनी जब तैयारी करेंगे तो प्री के मैं अपनी स्ट्रैटेजी प्री मेंस एंड इंटरव्यू वाइज बताती जाऊंगी, और आपके इसमें कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझसे इसी टाइम पे भी पूछ सकते हैं और आगे भी पूछ सकते हैं, लाइक इन दी एंड, टुवर्ड्स दी एंड। सो फॉर प्री मैंने अनफॉर्चुनेटली मैं ऑलरेडी जॉब में थी। मैं एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, ओके सॉरी आई फॉरगॉट, मैं अपना एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बता दूं, एक इंट्रोडक्शन। मेरा नाम निहारिका शर्मा है। मैंने 21st ये जो 2021 का जो RAS है इसके अंदर 15th रैंक हासिल की है, और इससे पहले मैं EORO एग्ज़ाम है उसके अंदर 16 में आई गॉट सिलेक्टेड, तो 5 years मैंने वहाँ पे भी अपनी सर्विसेज दी हैं। और क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब में थी तो अनफॉर्चुनेटली मैं प्रॉपरली एक ना कोचिंग का पार्ट नहीं बन पाई। तो मुझे जो भी बिट्स एंड पीसेस में मिलता था कि भाई वीकेंड आपके पास में फ्री है, तो आई थॉट टेस्ट सीरीज इज़ द बेस्ट थिंग। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे और उसको प्रॉपरली अटेंड करेंगे तो ठीक है, आपका हो जाएगा। और आपको जो भी टाइम मिलता था उसके अंदर, जो भी एक्स्ट्रा अगर शाम को टाइम मिल रहा है, ये जो भी आपको टाइम मिल रहा है उसके अंदर आप तैयारी करते जाएंगे। बट अभी आप लोगों में से कौन ऑलरेडी जॉब में है, साथ में तैयारी कर रहे हैं, कितने लोग हैं? तो छुट्टी लेके आए हैं या क्या कर रहे हैं? सॉरी, रिजाइन दे दिया? चलो, वेरी गुड। बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए इसके लिए। हमें आगे का वो मिले उससे पहले ही हम ऐसे कर लें, इसके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए। आपको बहुत बहुत बधाई आप इसके लिए। और कौन कौन है यहाँ पे जॉब में? ओके, अभी चल रहा है या? हाँ, उसके लिए भी कॉन्फिडेंस चाहिए, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा वो चाहिए। आपको मैनिपुलेशन भी करना पड़ेगा ऑफिस में, आपको छुट्टियाँ किस तरीके से लेनी है, कब लेनी है, वो सब कुछ आपको पूरा माइंड लगा के चलना पड़ेगा। तो मैं बता रही हूँ कि मैं वर्किंग थी तो उसके एडवांटेजेस भी थे, डिसएडवांटेजेस भी थे। सबसे पहले आई विल टेल द एडवांटेजेस। एज एन RO जब मैं वर्क करती थी तो मैं नगर परिषद में थी अलवर में, और उसके बाद में नगर निगम जयपुर में। तो एडवांटेज ये था कि मैं हमेशा RAS ऑफिसर्स जो होते हैं वो या तो कमिश्नर होते थे या डिप्टी कमिश्नर होते थे, तो हमेशा उनसे आप रूबरू होते रहेंगे तो आपको ये मिलेगा कि देखो इनके पास में जो पावर है वो है कि ये डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं और आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं उस काम को। अगर कोई विपत्ति आ गई तो उस टाइम पे कैसे चल रहा है, सपोज कोरोना का टाइम ही ले लें,
तो वो आपको एक स्ट्रैटेजी बताएंगे और आप उसके तहत उसके अंदर काम करेंगे एज अ रेवेन्यू ऑफिसर, एज एन एक्सीएन, एवरीबडी इज वर्किंग अंडर हिम। तो आपको ये फील होगा कि ये डिसाइडिंग पर्सन है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला पर्सन है। तो आपको ये मोटिवेशन मिलेगा कि मुझे शायद यहाँ पे जाना है। तो ये जो आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं वो एंड नहीं है। तो एक मोटिवेशन आपको कंटिन्यूस मिलता रहेगा। एंड मेरे टाइम पे तो ऐसा था कि बहुत अच्छे आरएएस ऑफिसर्स मुझे मिले जिन्होंने बहुत हर स्टेज पे गाइडेंस दी, हर स्टेज पे मतलब बहुत ही सपोर्टिव उनका नेचर रहा। वो खुद शायद क्लियर कर चुके थे, खुद उनकी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स रही थी, तो इसकी वजह से वो समझते थे कि कोई अच्छे से अगर सिंसियरली तैयारी कर रहा है तो वी शुड सपोर्ट दिस पर्सन। सो आई वॉज लकी टू हैव वेरी गुड सीनियर्स इसके अंदर। एंड जॉब करते करते ये एडवांटेज, डिसएडवांटेज क्या, हमें छुट्टी कब लेनी है, ये एग्जाम 3 बार डिले होगा तो हम 3 बार छुट्टी लेंगे क्या। लोग आपको सीरियसली लेना ही बंद कर देते हैं। अरे तुमने मेंस के लिए अभी तो छुट्टी ली थी, तुम वापस से ले रहे हो 2 महीने बाद। तो ऐसे करके आपको ये होगा कि आपको छुट्टियां मैनेज करने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो तो इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है चलो, दिन में 24 घंटे होते हैं, 8 घंटे अगर ऑफिस में चले भी गए तो 16 तो बचे हैं। और आप 8 घंटे अगर सोने का खाने का ऐसे निकाल लेंगे तो भी आपके पास में 8 आवर्स है। अगर आप हर दिन अपना टारगेट बना के रखें कि 4 to 5 आवर्स आई हैव टू स्टडी, मुझे कोई कुछ मतलब सैक्रिफाइसेस लाइफ में करने पड़ेंगे। अगर आप सैक्रिफाइस करोगे तभी आपको 2-3 साल बाद बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे एंड देन यू विल बी अ वेरी हैप्पी पर्सन। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे 2-3 साल बुरे जा रहे हैं, शाम को ऑफिस के बाद में बाकी सब घूमने जा रहे हैं, अपने दोस्तों से मिल रहे हैं, ये नहीं सोचना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपनी लाइफ को किस तरीके से बदल सकते हैं। तो ये डिसएडवांटेज था कि एक तो छुट्टियों का और ये सब इश्यू आता था, और जॉब में रहते हुए आप प्रॉपर एक कोचिंग का पार्ट नहीं बन पाते हैं, ये थोड़ा सा इशू था। बट स्प्रिंग बोर्ड में रह के मुझे ये मिला कि एज अ टेस्ट सीरीज स्टूडेंट, वीकेंड पे जो टेस्ट सीरीज होती थी वो मैं रेगुलरली अटेंड करती थी। उसके बाद उसका जो डिस्कशन होता था वो और भी ज़रूरी होता था। सपोज हमने प्री की टेस्ट सीरीज यहाँ पे ज्वाइन करी, तो हमने अपना पेपर जितनी भी हमारी तैयारी है उसके हिसाब से हमने उसको दे दिया। एंड जितना टाइम है उसमें बैठे हैं आप, ऐसे मत सोचें कि मेरा आधे घंटे में हो गया, 1 घंटे में हो गया तो मैं यहाँ से निकल जाऊँ, नहीं। आप 3 घंटे उसको कोशिश करिए। अगर आप किसी भी तरीके से मतलब उसको कर पा रहे हैं तो यू शुड ट्राई टू सॉल्व द पेपर। आफ्टर दैट जब आपका पेपर कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद में एक जो डिस्कशन का राउंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको 4 में से एक क्वेश्चन, एक जो ऑप्शन करेक्ट है वो तो आता है, बाकी 3 ऑप्शंस के बारे में भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। जब आपका डिस्कशन होगा तो आपको 3 ऑप्शंस के बारे में, तो आपको और 4 टाइप के नए क्वेश्चंस आपको मिल गए। फ्रॉम ईच क्वेश्चन आपको 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि वही रिपीट होगा ऐसा तो नहीं है। तो आपको हर ऑप्शन के बारे में और अच्छे से बताया जाएगा। एंड एक बार ये रिपीटेशन हो जाता है, अगर आप बहुत सारे, सपोज मैंने यहाँ पे आके 10 टेस्ट दे दिए या 20 टेस्ट दे दिए, तो मेरे 2000 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो चुके हैं, और उसके बारे में जो डिस्कशंस है वो अच्छे से हो चुके हैं। तो इसलिए डिस्कशंस को हमेशा अच्छे से लें। अगर आप डिस्कशन नहीं भी अटेंड कर पा रहे हैं तो घर जाके उन ऑप्शंस को अच्छे से सर्च करें, और अपने जो नोट्स हैं उसमें से अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जिस पे आपको क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो उस टॉपिक को वापस जाके पढ़िए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक तो हमारे नोट्स है ना बहुत ही कंसाइज होने चाहिए। ये नहीं कि आज हम ज्योग्राफी किसी और सोर्स से पढ़ रहे हैं, फिर हमें मार्केट में दूसरी बुक दिख गई या दूसरे किसी व्यक्ति के पास में कोई और बुक है, तो उससे विचलित ना होए कि मेरे पास में ये क्यों नहीं है, मैं इससे क्यों नहीं पढ़ लेता, या फिर ऐसे करके। ऐसे नहीं होता। एक ही सोर्स से रिवाइज करेंगे तो आपका एक रिदम बना रहेगा, आपको पता रहेगा कि कैसे करना है। अगर आपको उसी सोर्स में और कुछ ऐड करना है तो ऊपर नीचे साइड में जो मार्जिन होते हैं, या आपने खुद के आप नोट्स बनाए उसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। बट डोंट चेंज योर सोर्सेज फ्रीक्वेंटली लुकिंग एट अदर पीपल कि इसने ये पढ़ लिया, ऐसे मत विचलित होए। विचलित करने वाले लोग आपको हर स्टेज पे मिलेंगे। कुछ आपके स्टूडेंट्स आपके साथ में पढ़ने वाले हो सकते हैं, कुछ आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, और कुछ आपके अनफॉर्चुनेटली आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं। आपके कुछ ऐसा मत कभी भी सोचिए कि मेरा फर्स्ट है, सेकेंड अटेम्प्ट है, थर्ड अटेम्प्ट है। इन नंबर्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने इसके अंदर आरएएस के अंदर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, बट एट द सेम टाइम यूपीएससी मैंने 3 बार इससे पहले दिया था। तो लाइफ में ऐसा नहीं होता कि हमने एक चीज़ उस टाइम पे क्लियर नहीं करी तो हम ये सोचें कि अब आगे कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। अगर हम अपने आप को पॉजिटिव रखें, क्योंकि लाइफ आपकी किसी भी स्टेज पे बदल सकती है। आरपीएससी आपको ये मौका दे रहा है कि आप 40-45 तक भी आप इस एग्जाम को फाइट कर सकते हैं, एंड यू कैन चेंज योर लाइफ। तो डोंट गेट कि इसकी एज कम है, ये कम उस पर दे रहा है, इसने टाइम से तैयारी शुरू कर दी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है आप में से कईयों की शादियां हो गई हो, बच्चे हों, अपनी जिम्मेदारियों से फ्री होके आए हैं, तब जाके कोचिंग ज्वाइन करें, नो प्रॉब्लम।
आपको ये सोचना चाहिए कि अब आप आ गए हैं तो नाउ यू शुड प्रिपेयर। एंड सभी को ये मान के चलना चाहिए कि मेरा होगा सिलेक्शन। मैं तो ये चाहती हूँ कि आप नेक्स्ट टाइम आप लोग यहाँ पे आके सेमिनार लें और हम कभी इसको यूट्यूब पे देखें। आप में से ज़्यादा मैक्सिमम लोग यहाँ पे पहुँचे। सबको ये मानना चाहिए कि मेरे में कैपेबिलिटी है, मैं कर सकता हूँ। दूसरी बात यह है कि कभी भी अपने सब्जेक्ट को लेके ऐसे मत सोचिए कि कोई सपोज कोई दूसरी फील्ड से आता है तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि इसको एडवांटेज है, इन्होंने बीए करा है तो इनको एडवांटेज है, या फिर इन्होंने कोई ऐसे सब्जेक्ट में स्टडी करा है तो इनको कोई एडवांटेज है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने कंप्यूटर साइंस में बीटेक करा था, मुझे दूर दूर तक कोई एडवांटेज नहीं था, उसका कोई काम मेरे कभी भी नहीं आया और इस पूरी प्रिपरेशन में भी नहीं आया। तो मतलब उसका कोई एडवांटेज आपको एक्चुअली नहीं होगा। आप जो यहाँ पे पढ़ेंगे, जो आप अपनी ये तैयारी अभी इन 2-3 साल के अंदर करेंगे, दैट विल बी द क्रक्स ऑफ एवरीथिंग। जो लोग एनसीईआरटीज जो पहले पढ़ चुके हैं वो भी सब भूल चुके हैं, सबने स्कूल तो क्लियर किया है पर सब लोग सब कुछ भूल चुके हैं। तो आप एक नए कैंडिडेट की तरह खुद को देखें और बाकियों को भी अपने बराबर ही समझें और अपनी तैयारी ऐसे रखें कि मतलब आज से शुरू कर रही हूँ बट आज से आई विल ट्राई टू डू द बेस्ट दैट आई कैन। इसमें क्लैप करने का कुछ था क्या? ओके, सो प्री का ये हो गया कि हम इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करने हैं, हमें मॉक डेफिनेटली डेफिनेटली देना है। और जो बुक्स के पीछे जो क्वेश्चंस होते हैं, कभी कभी जो कोई स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनके पीछे जो क्वेश्चंस होते हैं और जो प्रैक्टिस पेपर्स होते हैं, और पुराने पेपर्स डेफिनेटली करने हैं। पुराने 10 साल के 15 साल के आप पेपर्स निकाल लीजिए, वो भी आपको श्योरली करने हैं। ये नहीं कह रही कि आरपीएससी को रिपीट करेगा क्वेश्चन, हो भी सकता है रिपीट हो, बट उसमें से जो बाकी ऑप्शंस है उसमें से और क्वेश्चंस बन सकते हैं। और जो करंट अफेयर्स हैं वो कवर करते हुए चलें। करंट अफेयर्स आपको हर जगह ही आपको बेनिफिट देंगे। करंट अफेयर्स आपको वैसे भी पता होने चाहिए, एज अ अवेयर सिटीजन आपको कभी भी कोई कुछ पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में आसपास में क्या चल रहा है। बट सिलेबस अपने साथ में रखें, अननेसेसरी न्यूज़ नहीं पढ़े, ये इस देश ने इस पे ये कर दिया वो कर दिया हमला। जो आपके सिलेबस से रिलेटेड हैं वो चीज़ें आप ध्यान से पढ़ें। बाकी न्यूज़ को आप ऐसे नहीं कि आप अननेसेसरी कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, नहीं। अपना सिलेबस से अकॉर्डिंग ही अपने को सारी प्रिपरेशन करनी है। देन फॉर प्री यू विल डू दिस। फिर मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो भी सिलेबस है उसको कवर करके एट द सेम टाइम हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करते जाएं। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे होगी? हम दूसरों के आंसर्स पढ़ेंगे तो नहीं होगी, हम अपने नोट्स को बहुत बार रीड करेंगे तो भी नहीं होगी, नोट्स को पढ़ के वापस नोट्स को वापस लिख लेंगे तो भी नहीं होगी। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, हम क्वेश्चंस लेंगे एक्चुअल जो प्रॉपर क्वेश्चंस हैं और उसके बाद में अपना एक आंसर फ्रेम करने की कोशिश करेंगे। तो जो मेरे से गलती जो मुझे लगता है कि जो यूपीएससी में हुई थी, मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करती थी, मैं पढ़ाई बहुत ज़्यादा करती थी बट आई वॉज नॉट प्रैक्टिसिंग प्रॉपर आंसर्स। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इसलिए ज़रूरी है कि 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो आप क्या इंट्रोडक्शन में अगर 4 लाइन बिगाड़ दोगे ना तो आपको लास्ट में समझ में आएगा कि मेरे पास में ना तो उसका मेन आंसर लिखने की जगह है और ना उसका कंक्लूजन लिखने की जगह है। और आपको कितना भी छोटा आंसर हो, आपको एक प्रॉपर फ्रेमिंग करनी ही पड़ेगी। जब मैं यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ की स्टूडेंट थी मेंस के अंदर, तो मेरे बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आते थे कभी कभी स्टार्टिंग में, जब व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट हियर। तो मुझे ये लगता था कि शायद मैं यहाँ की स्टूडेंट नहीं हूँ इसलिए मेरे साथ में ऐसा हो रहा है। आप अपनी खुद की गलती को ढूंढो, ऐसे मत देखो कि इंस्टीट्यूट मेरे साथ में ऐसा करेगा, नहीं। इंस्टीट्यूट इसलिए कर रहा है, आपकी हैंडराइटिंग को देखो, आपकी फ्रेमिंग के तरीके को देखो, वो आपको प्रॉपरली एक एक लाइन में बताएगा कि आपसे क्या क्या गलतियां हुई है। वंस आई चेंज दोज थिंग्स तो मेरे एक्चुअली मार्क्स थोड़े से इंप्रूव होने शुरू हुए हैं ना, उससे मुझे कॉन्फिडेंस आया कि ठीक है ऐसा नहीं है, अगर आप प्रॉपरली पढ़ेंगे तो आपको उसका समझ में आने लग जाएगा। सो मेंस का ये इंपॉर्टेंट है कि आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी ही है। यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज है उसको प्रॉपरली अटेंड करना है, उसको मिस ना करें, सैटरडे संडे छुट्टी मनाने के चक्कर में ना रहे। जब भी आपकी टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी उसको डेफिनेटली बहुत सीरियसली लीजिए। लोग तो आप तो यहाँ पे ओके थैंक यू आप तो यहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट है, लोग तो दूसरे शहरों में जहाँ पे भी उनकी पोस्टिंग होती है वहाँ से भी आते हैं। मैं जब स्टार्टिंग में अलवर में नगर परिषद में पोस्टेड थी तो मैं वहाँ से सैटरडे संडे इसलिए आती थी कि आई वुड गिव द टेस्ट सीरीज ओवर हियर। तो टेस्ट सीरीज को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। टेस्ट सीरीज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल स्टेज। छोटे छोटे पार्ट्स ऑफ द सिलेबस आपसे कवर हो जाएंगे ना, एक आपको एक वो मिल जाएगा, आउटलाइन मिल जाएगा, तो आप फिर पूरा सब्जेक्ट कर पाएंगे। तो अगर आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ही नहीं करेंगे तो लास्ट में आपसे पूरा सिलेबस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और आरएएस के बारे में मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि जो सिलेबस दिया हुआ है वो बहुत ही प्रॉपरली
दिया हुआ है आपको, अगर उसको प्रॉपर्ली पढ़ेंगे तो हर पेपर के अंदर 3 सेक्शंस है 66 मार्क्स के, यूनिट्स में जो डिवाइडेड है, और जो पार्ट्स होते हैं वो 22 नंबर के हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि मैं सोशियोलॉजी में उतना टाइम नहीं दूंगी जितना मैं साइंस एंड टेक में दूंगी। तो मतलब 66 मार्क्स में आपको अलग टाइप की तैयारी करनी है, आपको उसको 3 गुना ज़्यादा सीरियसली पढ़ना है। और आपको जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं वो भी आपको उसको छोटे उसमें मतलब करना है। और जो आपके छोटे वाले जो पेपर्स हैं उसको भी आपको किसी को भी छोड़ना नहीं है। जब हमारा 3 बार जब डिले हुआ था एग्ज़ाम, तो उससे ये फ़ायदा हुआ कि जब मेरी दिसंबर में जो तैयारी थी वो एक्चुअली उतनी अच्छी नहीं थी। मुझे बाद में जाके फ़ील हुआ कि मैंने कई चीज़ें छोड़ दी थी, और मुझे लगा कि कोई बात नहीं, छूट गया तो फिर वो हो सकता है नहीं आएगा, हो सकता है कुछ और वजह होगी, बट ऐसा नहीं है। अगर आप उसको और अच्छे से करेंगे तो कोई भी पार्ट ऑफ द सिलेबस आ सकता है। जब जनवरी में और डिले हुआ तो थोड़ा और बेटर प्रिपरेशन थी, एंड जब जून में जब फाइनली पेपर हुआ था मेंस का, आई वॉज टोटली प्रिपेयर्ड। तो एक आपको ये रखना चाहिए कि आपको इतना इतना टाइम अगर ये एग्जाम दे रहा है, इसका अगर 2-3 साल प्रोसेस चल रहा है, तो इसका ये फायदा है कि आपको पूरा मौका दिया जा रहा है। अगर आप इसमें भी चूकते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी कि मैं अब इसमें थोड़ा सा छोड़ दूं, कोई वजह ही नहीं है। 1 साल में जो पेपर होता है उसके अंदर आपके पास में फिर भी वजह हो सकती है कि छूट गया, मेरा पूरा कवर नहीं हो पाया। बट जो 2.5-3 साल जो प्रोसेस चल रहा है उसके अंदर तो आपको पूरी ही कोशिश करनी चाहिए। एंड फॉर द इंटरव्यू स्टेज आई फील कि इंटरव्यू के अंदर हमें अपने सारे जो भी बेसिक्स हैं वो तो रिवाइज करने चाहिए। इंटरव्यू कभी कभी मेंस के बहुत टाइम बाद में होता है, हम सब कुछ भूल जाते हैं जो हमने मेंस में लिखा है, जो हमने प्री के टाइम पे पढ़ा था वो सब कुछ हम भूल जाते हैं। बट जब फाइनली जब इंटरव्यू होता है तो हमें वो सब भी वापस रिवाइज करना है। वो सब कुछ हमारे माइंड में होना चाहिए, हमारे जो भी सिलेबस हमने जो पढ़ा था वो सब कुछ होना चाहिए। जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसको आप रिवाइज कर लें, और खुद के बारे में एक पर्सनालिटी को एक प्रॉपर्ली कॉन्फिडेंट आंसर किस तरीके से करना है, उसको कितना शॉर्ट रखना है। ये नहीं कि हम अननेसेसरी उसको बोले ही जा रहे हैं, ऐसे नहीं। तो जो वहाँ पे इंटरव्यूअर होंगे वो आपसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछेंगे एंड आपको उसी के हिसाब से आंसर करना है। तो मॉक इंटरव्यूज ज़रूर दीजिए, और इसके अंदर जो भी मॉक्स होते हैं उसको प्रॉपर्ली उनका जो फीडबैक है उसको माइंड में रखें, मिरर के सामने प्रैक्टिस करें। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड तो ये आपकी इस तरीके से एक प्रॉपर आपकी तैयारी हो जाएगी।